इधर देखो। चलो बस ध्यान स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो देखो, तो ऑलरेडी 2-3 लेक्चर कर दिया अपन। ये थर्ड लेक्चर है तुम्हारा, इसका 2 हो गया, ये थर्ड, इसमें एक और लेक्चर लगी है, छोटा सा एक और लेक्चर लगेगा 30-40 मिनट्स का, फिर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बार इसके बारे में देखते हैं क्या, एकदम फटाफट जाएंगे, बहुत एकदम सिंपल चैप्टर है। देखो तो कुछ मैं यहाँ पे कुछ आयंस लिया है, जरा ध्यान दो, उसको सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। पढ़ो पहला क्या लिखा है, देखो ये क्या है, Na+ का आयन है बराबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 रहता है, लेकिन प्लस है उसके ऊपर, देखो 11 रहता है। अगर मैं Na बोलूं तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ऊपर क्या लिखा है देखो Na+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया उसने, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, कितना, हाँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास। लेकिन न्यूक्लियस में से कुछ कुछ प्रोटॉन वगैरह निकला है क्या, नहीं, तो न्यूक्लियर चार्ज तो +11 का ही रहेगा। और ये आयनिक साइज जरा इसका देख लो कितना है, 95, और ये pm का मतलब पिकोमीटर। ये सब समझा में क्या क्या लिखा है। ऐसा एक और कैटायन मैंने लिया, देखो क्या लिखा है, Mg+2। Mg का एटॉमिक नंबर 12 रहता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 12 में से 2 गया 10, देखो फिर से 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो +12 का ही रहेगा। और आयनिक साइज देख के रहो कितना है, 72 पिकोमीटर है, पिकोमीटर बड़ा साइज है बड़ा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 रहता है, लेकिन Al+3 का आयन है, तो 13 एटॉमिक नंबर रहेगा, तो 13 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, वापस कितना इलेक्ट्रॉन, 10, दिख रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया वापस 10, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कितने का रहेगा, 13 का ही। और आयनिक साइज और छोटा, तो छोटा छोटा होता जाता है आयनिक साइज, ये हो गया 53.5 पिकोमीटर। लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा, अभी देखते हैं आगे। सिलिकॉन 14 रहता है एटॉमिक नंबर, लेकिन सिलिकॉन +4 का आयन दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। 14 एटॉमिक नंबर मतलब 14 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था, लेकिन +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना बचा, 10, दिख रहा है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो +14 गई, और आयनिक साइज और छोटा हो गया, 40 हो गया एकदम, 40 पिकोमीटर। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या क्या हो सकता है वो देखो। एक्चुअल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है ऐसा स्पीशीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सबका 10 है, सबका सब कैटायन है, मतलब आयंस है। लेकिन ऐसा भी हमारे पास, समझो इसमें मैं एक और एलिमेंट ऐड कर सकता हूं, जैसे नियॉन ऐड कर देते, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन कितना, 10, बराबर ना। ये आयन है क्या, ये तो न्यूट्रल एटम है, तो क्या ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आता है, क्यों नहीं आएगा। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम दिख रहा है क्या, हाँ बस हो गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या आयंस हो सकता है, आयंस हो सकता है बराबर। उसमें कैटायन हो सकता है क्या, एनायन, क्या एनायन भी हो सकता है, दोनों एनायन के वजह, एनायन। फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ जरा, फ्लोरीन 9 रहता है, 9। अगर मैं F पे -1 लिख दूं, इसका मतलब क्या है, तो एटॉमिक नंबर 9 रहेगा, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 तो और एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, कितना हो गया, तो एनायन भी हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या। तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैटायन रह सकता है क्या, एनायन रह सकता है क्या, इन शॉर्ट वो आयन रहेगा, क्या रहेगा, क्या एटम भी हो सकता है क्या, एटम, अरे देखा ना नियॉन का एटम, बड़ा एटम भी हो सकता है, और आयंस, कैटायन एनायंस को एक साथ बोल देते हैं आयंस, समझा। तो मेरा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, पहली बात तो ये एटम रहेगा या फिर क्या रहेगा, आयन, आयन में दोनों आ गया, कैटायन और, समझा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब वो एटम या फिर वो आयन जिसका क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में कोई मतलब नहीं है, बोलो क्लियर। हाँ, अगर ध्यान से देखेंगे ना अपन, देखो इलेक्ट्रॉन तो 10 है सब में, लेकिन जैसे से मैं आगे आगे जा रहा है, बताओ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज और उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर का एटम का साइज छोटा होना चाहिए ना। अरे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो बताओ स्टार्टिंग में ज्यादा बड़ा साइज आना चाहिए कि एंड में आना चाहिए, स्टार्टिंग में बड़ा साइज रहेगा, और एंड में जैसे जाएगा अट्रैक्शन बढ़ेगा तो शेल नीचे नजदीक नजदीक आएगा ना, तो छोटा हो जाएगा साइज। और देखो बराबर लिखा, देखो सबसे बड़ा साइज स्टार्टिंग में 95 और एंड तक आते थे 40, कम हो गया, सबसे कम लास्ट में ही है, समझ में आ रहा है, समझना खत्म हो गया, इतना ही था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो एटम या फिर वो आयन को बोलेंगे जिसका क्या सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बराबर।
फिर अपने दूसरा देखा यहाँ पे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इसके वजह से आयन का साइज कम हो जाता है। बस यही है। बोलो क्लियर है? पढ़ो, सेकंड में पढ़ो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोस एटम्स और आयंस व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपने को मालूम है ये चीज। सेकंड पॉइंट याद है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसके से एटम का साइज या फिर आयन का साइज कम। एटम भी हो सकता है, पहले बता रहे तुमको मैंने। हाँ, तो पढ़ो जरा, पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। फॉर सच स्पीशीज atomic or ionic size decreases with increase in the nuclear charge। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उसका एटम या फिर उसके आयन का साइज कम होते जाएगा। क्लियर है? अरे इजी है। आगे पढ़ते, नेक्स्ट पढ़ो क्या है। आयनाइजेशन एंथम, इसके बारे में बताया भी है तुमको पहले, बराबर। इसके बारे में वो क्या बताता है, एक बार रिवाइज मारा था, एक बार देखो जरा क्या देखो। न्यूक्लियस बराबर, आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये जो एटम है वो गैस स्टेट का होना चाहिए, मतलब गैस फेज का एटम होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में रहना चाहिए। बताया ना तुमको मैंने, ये पहले बताया था। ये इलेक्ट्रॉन को अपन कुछ तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से बाहर निकल जाता है। तो ये जो भी तुमने एनर्जी दिया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको ही बोलते हैं अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच शुड बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, बराबर, इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम द ऑर्बिट या फिर शेल, बराबर, ऑफ एन एटम इन अ गैस स्टेट। और कौन सा स्टेट, फेज कौन सा, मतलब ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, गैस में रहना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में रहना चाहिए। ये पढ़ा ना अपने पहले, याद है ना। चलो पहला पॉइंट पढ़ो क्या। The minimum amount of energy required to remove most loosely bound, देखो most loosely bound इलेक्ट्रॉन मतलब ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, अरे वही सबसे लूजली बाउंड रहता है, नजदीक वाला तो एकदम स्ट्रांगली बाउंड रहता है ना। हाँ आगे, to remove most loosely bound electron from valence shell of an isolated gaseous atom in gas। आइसो तो अलग होना चाहिए एटम, आइसोलेटेड, एक एक अलग अलग एटम होना चाहिए। आइसोलेट गैस का एटम अलग ही रहता है ना, अलग अलग रहता है ना, दूर दूर रहता है, इंटरमोल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो गैसेस एटम और कौन सा स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड। ये तो सिंपल था। अब मैं सिंपल क्वेश्चन देता है, बोलता है उसका आंसर देते जाओ फटाफट, बराबर। तुमको आयनाइजेशन एंथैल्पी समझा, इलेक्ट्रॉन बाहर का इलेक्ट्रॉन को, मतलब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? उसमें कुछ कंडीशन है कि तुम्हारा जो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, गैस स्टेट का होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में रहना चाहिए, बराबर ना। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, बराबर। दो केस देता मैं तुमको, एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, बराबर। दोनों में से बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना किधर इजी है, क्योंकि बड़ा एटम में इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, अट्रैक्शन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो वहां का इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी दिया तो भी निकल जाएगा वहां पर। तो बड़े एटम में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा रहेगा, इंक्रीज की डिक्रीज? कम एनर्जी में काम हो रहा है कि ज्यादा एनर्जी में हो रहा है, बड़े कम एनर्जी दे मतलब डिक्रीज, समझा। और वही जो छोटा एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक रहेगा, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, तो वहां पे तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर है? तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो मैं जो भी यहाँ पे तुमको पैरामीटर सिखाएगा वो सिर्फ इंक्रीज के लिए रहेगा। जैसे अपने एटॉमिक साइज मैंने लिखा है तो वो सिर्फ इंक्रीज के लिए अपन देख रहे हैं। तुमको मालूम ना डिक्रीज का भी आता है ना, बताया ना डिक्रीज का। तो अपन सिर्फ एटॉमिक साइज इंक्रीज के लिए देख रहे हैं। मैं फटाफट क्वेश्चन का आंसर दूं। एटॉमिक साइज बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है, तो जो अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। ये सब वहां पे आएगा, थियरी में याद रखना। एटम का साइज ज्यादा है तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कम है, जिसके वजह से क्या होने वाला है, जिसकी वजह से कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना इजी है क्या डिफिकल्ट है, इजी है। याद रहेगा थर्ड पॉइंट ये, अगर इजीली निकल जाएगा तो कम एनर्जी में निकलेगा, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, कम है। समझा क्या, बरा? As the atomic size increases, the attraction between nucleus and outermost electron decreases. Thus, it becomes more easy to remove outermost electron. Hence, ionization enthalpy decreases. समझा? एकदम सिंपल पॉइंट है। क्लियर? जो मैं बोला एग्जैक्ट लिखा हुआ है, पढ़ो। As the atomic size increases, the attraction between nucleus and outermost electron decreases. Hence, less amount of energy will be required to remove electron from outermost shell. Thus, ionization enthalpy same मतलब जो बताया मैं तुमको। अरे उन वर्ड्स में लिखा है, मैं तुम लोग भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली कंसेप्ट याद रखो। क्लियर है? आगे बढ़ते, इसका भी आंसर दो। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जरा सोचो। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज का ही देखिएगा मैं, लेकिन डिक्रीज इंक्रीज आया तो डिक्रीज भी आता है अपने को फिर तो।
अपन देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो बताओ जो अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होएगा, बढ़ेगा, कम होएगा, बढ़ जाएगा ना। मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो तुमको कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा एनर्जी में निकलेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा केस में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीसेस, ज्यादा एनर्जी इंक्रीसेस, कम एनर्जी डिक्रीसेस, सिंपल। समझा क्या? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा। और फिर अब तुमको डिफिकल्टी होएगा ना वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब ज्यादा एनर्जी तुमको देना पड़ेगा। समझा, क्लियर? अब अगर एनर्जी ज्यादा दे रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, फिर तो सिंपल है। पहले ओन वर्ड से बोलते फिर अपन देखते, बराबर। एज द न्यूक्लियर चार्ज, थोड़ा कंटिन्यू करें, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बराबर, द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस, बराबर है। दस इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्टी होएगा ना क्योंकि ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बराबर, समझा। हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। वो एनर्जी वाला पॉइंट मैं नहीं बोला, तुमको समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है, क्लियर है? पढ़ते पढ़ो। As the nuclear charge increases, the attraction between nucleus and outermost electron increases. Hence, more energy, ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना, hence more energy will be required to remove most loosely bound electron. Thus, ionization enthalpy increases. Clear है? समझा? तुमको याद है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में, थोड़ा बहुत बताया था मैंने, उतना ही चाहिए बस अपने। देखो ऐसे ओरली करते हैं, वो इतना सिंपल लेक्चर है, आज बहुत बड़ा लेक्चर। देखो शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, मैं जो लिखा है वो इंक्रीजेस के लिए ही है, पहले बता दिया, बराबर। शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वॉल आएगा ना बीच में, ऐसा वॉल, दीवार आ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मतलब न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन को, तो मैं कम एनर्जी दे तो भी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं समझा? अट्रैक्शन पहुंचा ही नहीं वहां पे तो कम एनर्जी में भी निकल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, कम एनर्जी लग रहा है, समझ रहे क्या? ओन वर्ड से पहले सुनो। एज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग। एज द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, बराबर, द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। शील्ड आ गया ना बीच में, जाएगा नहीं न्यूक्लियर अट्रैक्शन, समझा? तो इजी है कि डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन निकालने का। Thus it becomes more easy to remove outermost electron. Hence ionization enthalpy decreases. ये ओवन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, समझा क्या? चलो पढ़ते, पढ़ो। As the shielding or screening effect increases, the nuclear attraction is unable to reach to the outermost electron. Hence ionization enthalpy. अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन तुमको आता ना लॉन्ग कट वगैरह भी बता दिया तुमको मैंने, क्लियर है? लास्ट पढ़ते, ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ बनाएगा, मेरे को बताओ वो कौन सा सबशेल है, मैं इधर कुछ तो बनाएगा, मेरे को बताने कौन सा सबशेल है, बराबर, ध्यान से देखो और बताओ। 1 2 3 4 5 बोलो। DSPF कौन सा? डी है। अरे 5 ऑर्बिटल डी में ही आता है, ये डी का सबशेल है, ये डी का सबशेल, ये पूरे को सबशेल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, समझा क्या? ऐसा डी में कितना ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कितना है, 10 तो इलेक्ट्रॉन आएगा, समझा क्या? क्लियर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेगा, मेरे को आंसर बताने का। अब पहले एक पॉइंट पहले सुन लो, देखो इसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हैं स्टेबिलिटी, बराबर, लेकिन सिर्फ 2 केस में, एक है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और एक है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, वो देख के पहचान में आ जाएगा तुमको, बराबर। जरा पॉइंट ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के मालूम पड़ता है स्टेबिलिटी, लेकिन सिर्फ 2 केस का, किसका किसका? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और, याद रखो एक स्टेटमेंट पूरा 12th के एंड तक याद रखो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्सेप्शनली स्टेबल, बराबर। अगर आधा ऑर्बिटल मतलब आधा फिल्ड ऑर्बिटल या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल तो वो स्टेबल रहता है, एक्सेप्शनली स्टेबल, क्लियर है? अब मैं जो बनाएगा मेरे को बताओ स्टेबल, 2 केस देगा, उस बताना किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ये 1 2 3 4 5 ऐसा 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, बराबर। ये एक केस है, ये एक फर्स्ट केस है, और ये सेकंड केस जिसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। बोलो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि वो हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू बाकी जो भी रहेगा, बराबर। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है
या फिर कोई आइटम है जिसके पास ऐसा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो वो कैसा रहेगा? स्टेबल। और स्टेबल चीज तो जल्दी रिएक्ट करता ही नहीं है, उसमें तुम लोग इलेक्ट्रॉन भी इजीली नहीं निकाल सकते हैं। समझा मैंने क्या बोला? कोई भी स्टेबल रहेगा ना, स्टेबल, उसमें से तुम लोग इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा निकालने के लिए। अरे जल्दी निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें से, स्टेबल है वो। समझा? ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ऐसा एक और है, इसको बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। 10 इलेक्ट्रॉन ना डी में, कंप्लीटली फिल्ड है। ये भी कैसा रहेगा? स्टेबल। ये भी स्टेबल रहता है बराबर। इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्लियर? बता, आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर भी इंक्रीज होता है। क्लियर है? बोलो, सब समझ में आ गया है बराबर? समझा? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है? करता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल वाले केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू जो भी बाकी रहेगा। क्लियर है? पढ़ो। द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इज हायर फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉन। हायर लिखा है, ज्यादा दिख रहा है, क्लियर लिखा, हायर फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि क्या क्या रहता है स्टेबल? हाफ फील्ड एंड, पहले आगे बहुत जगह पे काम में आएगा, ये सब याद रखो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, बता दो। क्वेश्चन पढ़ो क्या है? वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ पीरियड। पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है? अपने को पूरा पीरियड का लॉजिक और पूरा ग्रुप का लॉजिक पहले से आता है। देखो ये पीरियड है, सेकंड पीरियड है, मान लो ना लिथियम वाला पीरियड सेकंड पीरियड है, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी रहेगा, ऐसा फ्लोरीन, नियॉन, बराबर, ये जो भी अपना ग्रुप 2 का, ये सॉरी पीरियड 2 का एलिमेंट्स है, सबका मैंने देखो एटॉमिक नंबर लिखा है 3 से लेके पूरे 10 तक जा रहा है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक बराबर। क्लियर? इसके आगे का अपने काम करना, इसके ऊपर का काम करना, 2 वाला जो भी है। हर बार कितना शेल है? 2। इधर कितना इलेक्ट्रॉन है? इधर कितना इलेक्ट्रॉन? तो जो नया इलेक्ट्रॉन है क्या वो नया शेल लिया? तो वही शेल में ऐड हो रहा है, ये पहले भी पढ़ा है अपन ने बराबर। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। ये पहले पढ़ा है अपन ने, पढ़ा। अब देखो शेल तो 2 ही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज, इधर ये केस में तुम बोलो कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीसेस या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, दोनों सेम ही है, चलता है केस में, क्योंकि शेल तो उतना ही है। जब ज्यादा शेल आएगा ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। शेल उतना ही ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा है। अरे समझा रहेगा? तो 2 पॉइंट बता दिया। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। ये पहला पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने सेकंड पढ़ा द न्यूक्लियर चार्ज और द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली। ये भी अपने को, ये तो पहले का है, ये तो पहले का है बराबर। अगर सोचो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो बताओ +4 वाला न्यूक्लियर चार्ज में और +3 वाला न्यूक्लियर चार्ज में इजीली इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेगा? +3 में इजीली निकलेगा। और डिफिकल्टी किधर है? मतलब जैसे से आगे जा रहे डिफिकल्टी आ रहा है अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। हो गया, यही लिखा है। बोल दो फिर पढ़ेंगे अपन। बोलो क्लियर में क्या बताया? ध्यान से सुनो, 3-4 पॉइंट में खत्म कर दूंगा। देखो थोड़ा डिटेल में बताएगा, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहेगा मैंने, लेकिन अपन एकदम डिटेल में देखते हैं, जरा ध्यान दो एकदम अच्छा। देखो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द, ये अपने को याद है बराबर, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ये हो रहा है बराबर। Thus it becomes easy क्या डिफिकल्ट, आगे आगे जाएगा तो डिफिकल्ट है। Thus it becomes more difficult to remove outermost electron. Hence ionization enthalpy इसमें चाहिए तुम लोग एक और ऐड कर सकते। देखो जब तुमने बोला ना hence it becomes more difficult to remove outermost electron, तो बोल सकते thus more amount of energy will be required। ज्यादा एनर्जी अगर तुमको बोलना है तो बीच में ऐड कर सकते अगर आंसर को बड़ा करना है तो। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? हो गया, बस इतना ही लिखा, कुछ नया नहीं लिखा। पढ़ो किधर, ये है ना। हाँ, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल बट द न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, hence it becomes more difficult to remove electron from the outermost shell, thus ionization enthalpy increases। यही तो बोला था मैंने, समझा क्या? अरे ये टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज नहीं, ओन वर्ड्स में लिखा है मेरा, तो तुमको समझ में आना ही चाहिए। क्लियर है? अब अपन ग्रुप का देखते हैं। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ ग्रुप करते हैं स्टार्ट। ग्रुप का भी लॉजिक पहले से आता है अपने को, ये पढ़ा है फर्स्ट ग्रुप। अरे हाइड्रोजन याद है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम किया ना पहले लेक्चर में, तो थोड़ा ही लिया है, पूरे ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने को। देखो तो ये सब एलिमेंट से बाजू में उसका एटॉमिक नंबर है 1, 3, 11, 19 जो भी बराबर, सबका बाजू में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। सबको हमने कैसे लिखते हैं? 1 है, फिर 2,1 है, फिर 2,8,1 है, फिर 2,8,8,1 है। ध्यान से देखो सबके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है बराबर, सबके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहले वाले केस में एक ही शेल है,
दूसरे केस में, तीसरे केस में, चौथे केस में नया इलेक्ट्रॉन नया शेल में ऐड हो रहा है। समझा क्या पॉइंट? बराबर। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आएगा, पेरेंट नहीं आएगा ये। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द न्यू शेल, नया इलेक्ट्रॉन नया शेल, ये पहला पॉइंट है। बराबर। टॉप टू बॉटम आएंगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या लग रहा है तुमको? बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। क्यों? शेल बढ़ रहा है। जब शेल बढ़ता है तो इफेक्ट, सोचो ना, जब शेल ज्यादा आएगा न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा क्या वहां तक? कितना भी ज्यादा, बीच में स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ। तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द न्यू शेल बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, नीचे जाएंगे कम हो जाएगा। अगर तुम लोग खुद ही बोल रहे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज है तो बताओ न्यूक्लियर अट्रैक्शन पहुंच रहा है क्या वहां तक? तो इजी है कि डिफिकल्ट है? दस इट बिकम्स मोर इजी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इजी है ना, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, यही लिखा रहेगा। मैं समझा के बोलो? क्लियर? ओन वर्ड से बोल रहा हूं, वही लिखा एग्जैक्ट, समझा? चलो वो पढ़ लो जरा, जो याद है ना सबको, कि भूल गए? याद है, पढ़ो। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द न्यू शेल, यही बताया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? डिक्रीज। पढ़ो आगे। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो रहे तो अट्रैक्शन पहुंचेगा ही नहीं ना वहां तक। कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगा? कम। इजी के डिफिकल्ट है? इजी, यही लिखा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं रहेगा वहां पे। पढ़ो आगे बढ़ो। Hence it becomes more easy to remove electron from the outermost shell. Thus ionization enthalpy decreases. Simple है, समझा? Next पढ़ो क्वेश्चन। Second ionization enthalpy is greater than the first ionization enthalpy. Why? ऐसा क्वेश्चन दिया है, पढ़ते हैं। अभी पहले देखो, तुमको ionization enthalpy का मतलब सब मालूम है, तुमको ये नहीं मालूम कि second ionization enthalpy मतलब क्या और first मतलब क्या, ये पहले बता, आगे अपने आप आ जाएगा तुमको। एक गैसेस एटम है अपने पास, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +1 बन जाएगा। क्या मैं ये एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला ना इलेक्ट्रॉन, तो ये पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको ही बोलते हैं। समझा? अरे एक पहली बार जब तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझा? अब इससे ये बनाना X+, केटायन है क्या एनायन है? केटायन है, प्लस मतलब केटायन। इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इन शॉर्ट अपन ऐसा बोल रहे हैं कि पहले वाले में से एक बार निकाला तो फर्स्ट, और पहले वाले में से 2 बार निकाला तो सेकंड। अरे इसका 2 बार करेगा तो पहली बार में ये आएगा, दूसरी बार में ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसके केटायन में से इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका मतलब एक और मतलब हो सकता है कि मेन एलिमेंट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। अरे इधर एक निकाला, इधर एक निकाला, 2 निकाल दिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड, 2 मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा बोलना चाहिए। समझा क्या? अगर न्यूट्रल गैसेस एटम में से अगर मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? अगर जो बना फर्स्ट केस में ये जो केटायन है इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? बोलो समझा कैसा है? हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम लोग इसमें से 2 बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और जो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब ये भी है। बोलो क्लियर? हाँ, अब खुद मेरे को आंसर दो फटाफट। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादा एनर्जी लगेगा क्या सेकंड में लगेगा? सेकंड में। क्यों? देखो नहीं समझा क्या? अरे वो तो तुम मालूम रहे कि तुमको लगेगा सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि सेकंड आयनाइजेशन ग्रेटर है। क्यों? देखो उसका रीजन सुनो। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या न्यूक्लियर चार्ज, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज चेंज सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। अलग कैसे हो सकता है? न्यूक्लियस से निकाला नहीं मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, समझा ना? एक्स का न्यूक्लियस और X+1 का न्यूक्लियस सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकला है सिर्फ। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज देखो, जो पहले न्यूक्लियर चार्ज था इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अभी भी बताओ इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? उतना ही है, लेकिन इसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन है। अरे एक कम है ना इलेक्ट्रॉन, +1 लिखा है मैंने। तो बताओ एग्जैक्ट समझो, न्यूट्रल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला और एक कम मतलब केटायन है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, किसमें डिफिकल्ट रहेगा? सेकंड। क्यों मालूम है? न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही था, पहले न्यूक्लियर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा था, अब न्यूक्लियर चार्ज 9 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा है। बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किधर है? 9 वाले में ज्यादा है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो पहले 10 को हैंडल करता, एक्स्ट्रा को एक हैंडल करना पड़ता, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी में वो फोकस करेगा नहीं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ये वाले केस में डिफिकल्ट रहेगा ना।
समझ में आ रहा है? एक्चुअल में इसका सबसे एक सिंपल रीजन है, द सेम न्यूक्लियर चार्ज सेम है, अरे सेम है न्यूक्लियर चार्ज, द सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन पे एक्ट हो रहा है, यही मैं हिंदी में बोला था पहले। अरे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा पहले बताया ना। वो इधर इंग्लिश में खाली क्या लिखा है, द सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका रीजन है। समझा? घुमा फिरा के एक ही तुमको स्टेटमेंट आके अटक जाएंगे तुम लोग। क्या था बताओ स्टेटमेंट, क्या बोला मैं? द सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ऐसा हो रहा है। क्लियर? चलो ये पहले पढ़ो, फर्स्ट पढ़ो क्या है? The removal of first electron from the neutral gaseous atom is called as first ionization. एग्जाम याद रहेगा तुमको, X in gas state gives X plus 1 in gas state plus 1 electron. दूसरा पढ़ो, the removal of electron from cation, ये समझा, इसको भी बोलते हैं सेकंड, इसको ही बोलते हैं सेकंड, इसको एक अलग तरीके से भी लिखा था, याद है बताया था मैंने। समझो मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है न्यूट्रल गैसेस एटम में से, ऐसा भी था ना? हाँ पढ़ो, दैट इज removal of second electron from the neutral gaseous atom is called as second ionization enthalpy. क्लियर है? ये भी याद रहेगा, x plus 1 in gas state gives x plus 2, क्योंकि और एक निकल गया और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। और याद है लास्ट में क्या था इसका रीजन, बोलो क्या था, बताओ रीजन? द सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको याद है नहीं? पढ़ो, थर्ड पढ़ो, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज द सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, thus it becomes more difficult to remove। देख रहे यहाँ पे आया ना वो जो बताया था मैंने स्टेटमेंट, क्लियर है? बोलो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर खत्म, अब नया टॉपिक चलेगा, पढ़ो क्या लिया नया टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में एकदम शॉर्ट बताता हूँ, जरा ध्यान दो। देखो समझो कोई एटम है, बराबर, जो कोई एक दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया उसने, बराबर। अगर समझो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देख रहे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं ना, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा, इसको बोलेंगे अपन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड किया ना, और पेयर मतलब जोड़ी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक एटम दो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान सुनो क्या, द एबिलिटी ऑफ एटम, एटम का एबिलिटी ना, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट, खींच रहा है ना वो, टू अट्रैक्ट किसको खींच रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के साइड, बराबर, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझा पॉइंट क्या है? एक लास्ट टाइम फिर से रिपीट करता है, किसका एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब याद रहेगा, एक एटम है और वो बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दो के दोनों को एक साथ खींच रहा है, समझा है? इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खाली एक के आजू बाजू आ जाएगा, बस ऐसा है। चलो पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, the ability of atom to attract the shared pair of electron towards itself is called as electronegativity। क्लियर है? बोलो, ये बताया था ना। अब अलग अलग लॉजिक लेते और सीखते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जरा देखो ध्यान से, मैं पहले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देता हूँ। अगर एटम छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर दूर तक जाता है, तो बराबर वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियर चार्ज के रेंज में आ जाएंगे, बराबर, तो खींच लेगा उसको। समझ में आ रहा है? बड़ा एटम है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक ही नहीं पहुंचता है, तो बाहर क्या जाएगा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कैसे? समझ में आ रहा है? तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कभी होएगा, जब छोटा एटम है, और डिक्रीज कभी होता है बड़ा एटम। इतना ही लॉजिक है। और जो इधर एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट देखा, ये भी इधर ही आने वाला, रिटर्न ये देखो आगे देखो, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तुमको लॉजिक याद है क्या? और याद है मैं हर बार इंक्रीज ही लेते हैं, बताया होगा, तुमको डिक्रीज भी आना चाहिए, लेकिन आता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, पहले ओरली डिस्कस करते फिर आगे बढ़ते हैं। समझो एटम का साइज बड़ा है, बराबर, तो जो अट्रैक्शन रहेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में रहता है, कम रहेगा ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। तो इधर का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही अच्छे से नहीं अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? समझ में आ रहा है? तो बताओ ये केस में न्यूक्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा रहेगा? डिक्रीज। समझा? स्टार्टिंग का 2 पॉइंट ये पढ़ा था क्या अपन ने? हाँ, ये सेकंड पढ़ो। As the atomic size increases, the attraction between nucleus and outermost electron decrease। attraction कम था, बराबर ना, बाहर जाएगा नहीं ना। इजी है कि बाहर का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इजी है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, इधर तक ही नहीं पहुंच रहा अट्रैक्शन, वहां तक कैसे जाएगा? डिफिकल्ट, नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है वो, बराबर। पढ़ो पढ़ो,
Thus it becomes more difficult to attract shared pair of electron towards itself. Hence, या फिर thus electronegativity, अरे डिफिकल्टी आ रहा है ना उसको खींचने में, तो कम ही रहेगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उल्टा रहेगा वहां सा, या तो उधर उल्टा रहेगा यहाँ पे। आगे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो जो अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा, तो ज्यादा है, मतलब यहां तक तो ज्यादा है, मतलब आगे भी जा सकता है, आगे गया तो फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लिया, फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या, समझा? चलो पढ़ते पढ़ो। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो, बराबर ना, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन तक तो पहुंच रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच जाएगा ना, समझा? आगे दस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्लियर है? बोलो एक लास्ट केस। अब जरा ध्यान सुनो, अगर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट है तो बीच में एक वॉल रहेगा, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक जाएगा क्या? देखो एक्चुअली में अपने बार बार आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल नहीं लेना चाहिए, डायरेक्ट शेड पेयर लो ना, आउटर मोस्ट शेल के बाद आएगा ना शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? अगर समझो स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट आ गया तो बीच में वॉल आ जाएगा, वॉल आने के वजह से जो तुम्हारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से लेके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा क्या, तो इजी अट्रैक्ट करने के डिफिकल्ट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा ना, डिक्रीज। पढ़ो। As the screening or shielding effect increases, the attraction between nucleus and shared pair of electron decreases. Thus, electronegativity decreases. सिंपल है, ये सिंपल है, तुमको चाहिए तो बहुत बड़ा कर सकते हैं इसको, समझा लॉजिक? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, वेरिएशन देखते हैं, अलोंग अ पीरियड भी देखेंगे, अलोंग ग्रुप, दोनों एक साथ देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले अलोंग अ पीरियड देख के लेते हैं। इलेक्ट्रोन, याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कभी रहेगा, छोटा एटम में रहेगा, और बड़े एटम में कम रहता है। तो अपन यही वो सेम लॉजिक याद है, अपन पीरियड का लॉजिक देख रहे हैं अपने को, और 2-3 शेल में तो डायरेक्ट याद है। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, बट द न्यूक्लियर चार्ज बोलो या फिर इफेक्टिव बोलो, दोनों चलता है, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो बताओ वो लास्ट वाले केस में शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इजी है क्या डिफिकल्ट है? इजी है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब दूर तक जाएगा न्यूक्लियर, अरे इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, समझा? ओन वर्ड से पहले सुनो फिर अपन पढ़ते हैं, बराबर? एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द न्यू सेम शेल, क्या न्यू शेल से न्यू इधर आता है, हाँ, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली, बराबर? thus it becomes easy क्या डिफिकल्ट? easy अट्रैक्ट है, thus it becomes easy to attract shared pair of electron towards itself, समझा? 10 अभी easy है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा, 10 क्या रहेगा, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। पढ़ो किधर से हम लोग, ये है ना, हाँ। As we go from left to right in a period, the electrons are added in the same shell, but the effective nuclear charge continuously increases. Thus, the attraction between nucleus and shared pair of electron अरे अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, कंटिन्यू बढ़ते, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और इजी अट्रैक्ट करने का। आगे बढ़ो। Hence, electronegativity increases as we go from, डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन अपन और वर्ड्स में बढ़ा भी सकते हो तुम लोग इसको, क्लियर है? ग्रुप का भी अपने को पहले से आता है। सुनो, टॉप टू बॉटम जाएंगे, नया इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होएगा, नया शेल, न्यू शेल में ऐड होएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, क्योंकि नया नया शेल आ रहा है इधर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो बताओ अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा क्या? नहीं, डिफिकल्ट है क्या, इजी है? डिफिकल्ट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, तुमको आता है पहले से, क्लियर है? बोलो चलो पढ़ते, किधर जाए अपन, ऊपर ऊपर पढ़ो क्या, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द न्यू शेल, नया इलेक्ट्रॉन नया शेल। आगे बढ़ो। Thus the effective nuclear charge decrease, जैसे नीचे जाएंगे डिक्रीज हो जाएगा। आगे thus the attraction between nucleus and the shared pair of electron decrease से डिक्रीज हो जाता है। आगे thus the electronegativity decreases from top to bottom in a group। क्लियर है? ये तो इजी था, समझा? नया टॉपिक पढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन है था, अलग है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एकदम अलग है, लेकिन बहुत सारा मेरा पैरामीटर मैच होता है, जैसे कि इधर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था, तो फर्क क्या है इसमें, एक टाइम पे एटम डायरेक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब खींचता है, इधर एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ध्यान से सुनो क्या, देखो जैसे कि समझो एक एटम है ए, एक एटम है ए, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बराबर, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा,
एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा एनायन A माइनस या फिर नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझा क्या? और इसमें और उसमें क्या फर्क है तुमको समझ में आ रहा है? अरे दो ले रहे हैं, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उधर एक ही ले रहे हैं, यही फर्क है। इसलिए सब कुछ मैच होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ये है एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बराबर, टू फॉर्म क्या? एनायन या फिर नेगेटिव आयन। एनायन को तो बोलते हैं नेगेटिव आयन, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बारे में ट्रेंड्स देखते हैं, पहले अपन इसका डिफाइन पढ़ लेते हैं। डिफाइन पढ़ो। The ability of neutral gaseous atom to attract electron towards itself and form negative ion, उसको ही तो बोलते हैं, और anion is called as सिंपल है, पूरा मैच होएगा, पूरा ऑलमोस्ट मैच होने वाला है। सिंपल है, जैसे इधर लॉजिक था, सेम लॉजिक इधर भी आएगा। अगर एटम छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज दूर तक जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो क्या आएगा? तुमको याद है एक पॉइंट बताया था मैंने इसके सेकंड लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी इंक्रीजेस डिक्रीजेस नहीं रहता है, ये मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव रहता है। बताया था ना, याद रखने का। एक बार फिर से रिपीट कर देगा फिर से। अगर एटम छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज दूर तक जाएगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन आ गया ना इसके पास, अच्छे से आया ना, इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस साइन आता है, तो बताओ मोर नेगेटिव के लेस नेगेटिव? मोर, अरे आ गया ना, इजिली आ गया ना, तो मोर नेगेटिव। अगर डिफिकल्टी हो रहा है आने में तो लेस नेगेटिव। किधर होएगा बताओ डिफिकल्टी? बड़ा एटम में होएगा। एटॉमिक साइज जब ज्यादा रहेगा, जब एटम का साइज ज्यादा है तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचेगा क्या? नहीं, तो बाहर कैसे पहुंचेगा? जब बाहर पहुंचेगा नहीं तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन, उसको मैं एडिंग इलेक्ट्रॉन बोलेगा। जैसे याद है मैं इधर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा था, उधर क्या बोलेंगे अपन? तो वो एडिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन जो अपन ऐड करने वाला है, वो इजी है ऐड करने में, क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना, अट्रैक्शन नहीं पहुंच रहा है, डिफिकल्ट है अगर ऐड करने के लिए। तो बताओ ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव क्या मोर नेगेटिव? लेस नेगेटिव। समझ में आया? तो पहला पॉइंट तो एटॉमिक साइज के बारे में ही है। एक बार फिर से रिपीट करते हुए पढ़ेंगे। एटम का साइज बड़ा है क्योंकि अपन इंक्रीजेस लेते हैं। अगर एटम का साइज बड़ा रहेगा तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो बीच एक काम करते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल क्यों ले रहे हैं? जब डायरेक्ट उधर ही जाते हैं ना बाहर, डायरेक्ट बाहर वाले एडिंग इलेक्ट्रॉन पे जाते हैं। एटॉमिक साइज बढ़ रहा था तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और एडिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा रहेगा? लेस रहेगा। इजी है कि डिफिकल्ट ऐड करना? डिफिकल्ट है तो लेस नेगेटिव। हो गया ना? पढ़ो। As the atomic size increases, the attraction between nucleus and adding electron डिक्रीज हो गया था, इजिली ऐड नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा तुमको। आगे बढ़ो। thus nuclear charge is unable to attract the adding electron, hence electron gain enthalpy becomes less negative। ये बता लेस नेगेटिव होता है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज आगे पीछे रख ले, मतलब अपने को आता है ना, वन वर्ड्स में लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जरा ध्यान से पहले कंसेप्ट समझो फिर जाते हैं उधर। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि अपन इंक्रीज देते हैं हमेशा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो एडिंग इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा? पहुंचेगा ना, इजिली पहुंचेगा। इजिली अट्रैक्ट करेंगे, डिफिकल्ट है? इजिली अट्रैक्ट करेंगे तो हाईली, मतलब मोर नेगेटिव के लेस नेगेटिव? मोर नेगेटिव। हो गया, यही पढ़ने का था। पढ़ो। As the nuclear charge increases, the attraction between nucleus and the adding electron increases, hence it becomes easy to add electron। easy लग रहा है, hence electronegativity becomes more negative। एरो पर मतलब more और negative, बराबर है? क्लियर? एक लास्ट शील्डिंग और स्क्रीनिंग है। पहले एक कंसेप्ट समझो फिर जाते हैं अपन। स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो वॉल आ जाएगा, बीच में दीवार आ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन एडिंग इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इजी है क्या डिफिकल्ट ऐड करना? डिफिकल्ट है तो मोर नेगेटिव के लेस नेगेटिव? लेस नेगेटिव। हो गया, इतना ही है। पढ़ो। As the shielding or screening effect increases, the nuclear charge is unable to attract the adding electron, बराबर इलेक्ट्रॉन, hence electron gain enthalpy becomes less negative। सिंपल था, बराबर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? इसका वेरिएशन देखेंगे अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप। आता ना पीरियड ग्रुप को तो आधा तो अपने को स्टेटमेंट याद है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। पढ़ा ना? बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये तो सब जगह वही रहता है, ये तो रहेगा ही। अब खुद इतना तुमको आता है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इधर नया इलेक्ट्रॉन वही शेल में ऐड हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है।
तो सबसे मतलब जैसे आगे आगे जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आगे जैसे अपन गए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी हो रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है? इजी हो रहा है। अरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब खींचेगा ना फटाफट इलेक्ट्रॉन को। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है, तो मोर नेगेटिव के लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव साइड जाएंगे अपन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मोर नेगेटिव होएगा। बोलो इतना ही है, चलो पढ़ो। As we, एक मिनट इधर इधर इधर, हाँ, as we go from left to right in a period, the electrons are added in the, इतना आता है अपने को, आगे भी पढ़ो। But the effective nuclear charge increases, ये भी अपने को आता है। इसके आगे का तुमको आना चाहिए, इसके आगे याद है क्या है? इजी होएगा कि डिफिकल्ट होने वाला है? इजी हो जाएगा, आराम से ट्रैक कर लेंगे अपन, पढ़ो। Thus it becomes more easy to attract adding electron. Thus electron gain enthalpy becomes more negative. इजी हो गया, आराम से खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, खींचा तो मोर नेगेटिव ना, मोर नेगेटिव एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। समझ में आ रहा है? ग्रुप का भी तुमको आता है। ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं। ग्रुप में अपन जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, नया इलेक्ट्रॉन नया शेल, याद है क्या? लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, क्योंकि नया नया शेल आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। याद है सबको? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट है क्या इजी है? अगर अट्रैक्शन पहुंचेगा नहीं ना, डिफिकल्ट हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट है तो जल्दी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं मिलेगा, लेस नेगेटिव। बोलो क्लियर? पढ़ते हैं, पढ़ो। As we go from top to bottom in a group, the new electrons are added in the new shell, but the effective nuclear charge decreases. इतना तो आता ही है सबको, आगे बढ़ो। Thus the attraction between nucleus and the adding electron decrease. Attraction पहुंचेगा नहीं वहां तक क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, आगे बढ़ो। Thus the electron gain enthalpy becomes, अच्छा इधर लिखा है becomes less negative from top to bottom in a group, बाजू में लिखा है उधर। बोलो क्लियर? हाँ, लास्ट टॉपिक है, पढ़ो क्या लिखा है? वैलेंसी। वैलेंसी तुमको पहले से मालूम है क्या था? एक कोई एटम कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं वैलेंसी, बराबर है? एक बात है, कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन याद रखो वो जो इसमें से एक सिंगल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड, ये जो बाजू वाला बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए या फिर कोई और यूनिवैलेंट एटम के साथ होना। यूनिवैलेंट मतलब जिसके पास 1 वैलेंसी है और हाइड्रोजन उसमें से एक है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, मालूम है ना? तो वैलेंसी का मतलब है एक एटम कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ या फिर कोई और अदर यूनिवैलेंट एटम के साथ, जिसकी वजह से वो जो एटम ने बॉन्ड बनाया दूसरे एटम के साथ वो बन जाएगा मॉलिक्यूल। अरे अगर सिर्फ कार्बन था तो वो एटम था, अगर मैं सिर्फ H को देखूं तो वो भी एटम है, लेकिन पूरा CH4 देखूं तो मीथेन का मॉलिक्यूल है। मतलब बॉन्ड बनने के बाद तो मॉलिक्यूल बन जाता ना पूरा। तुमको समझ में आ रहा है वैलेंसी क्या है? वैलेंसी मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय, मतलब जो एक एटम बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, या फिर दूसरा यूनिवैलेंट एटम। क्लियर है? जिसके साथ जो तुम्हारा एटम का कॉम्बिनेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूल। सिंपल है, पढ़ो डिफाइन। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ एनी अदर यूनिवैलेंट एटम व्हिच कैन कंबाइन विद एन एटम टू गिव ऑफ अ गिवन एलिमेंट टू फॉर्म अ, देखो ये एटम कंबाइन हो रहा है विद अ गिवन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है? समझा वैलेंसी? चलो वैलेंसी का वेरिएशन देखते हैं अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप क्या होता है। यही क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अलोंग अ पीरियड। जरा ध्यान से देखो, ये तुमको बहुत बार अपन ये इसका 2 चीज तो पहले सीखा, ये वैलेंसी नहीं किया अपन ने। ध्यान दो इधर, याद है सब कुछ? अरे 3 से स्टार्ट होगा 10 पॉइंट हो जाएगा। हर बार कितना शेल रहेगा? देखो बताओ, लिथियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 है, 8 बनने का है। एक लूज करेगा क्या 7 लेगा? एक लूज कर देगा तो हो गया ना 1 वैलेंसी, वैलेंसी 1 हो गया। बेरिलियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 लॉस करेगा क्या 6 लेगा? 2 लॉस करना इजी है तो 2 रहेगा वैलेंसी, बराबर है? आगे बोरॉन में जाओ, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन देगा क्या 5 लेगा? 3 दे देगा, इजी है तो वैलेंसी 3 रहेगा। कार्बन में जाओ, 4 रहेगा वैलेंसी, वो दे भी सकता है ले भी सकता है, एक्चुअल में वो शेयर करता है। बोलो क्लियर? तो उसका वैलेंसी 4। आगे जाओ, किधर दिया अपन? नाइट्रोजन, लास्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी है कि 3 एक्सेप्ट करना इजी है? 3 एक्सेप्ट 3 हो गया, उल्टा हो गया अभी, तो अभी वैलेंसी 3। अरे जो इजी है वो वैलेंसी।
ऑक्सीजन वाले केस में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेगा के 6 देगा, 2 लेगा तो 2 वैलेंसी। फ्लोरीन वाले केस में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, 4 देगा, 4 है, 7 है, बराबर 7 है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा के 7 देगा, 1 ले लेगा तो 1 वैलेंसी। और लास्ट में तो इनर्ट गैस है, वो तो 8 है, वो क्या करेगा? तो बस स्टेबल है वो पहले से। बोलो क्लियर है? तो ये डायग्राम देख के फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट फर्स्ट द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। पहले वैलेंसी बढ़ रहा है 1 to 4 एंड देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। समझा? पहले 1 to 4 बढ़ रहा है और उसके बाद 4 to 0। समझा लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है। पढ़ो नीचे वाला क्या लिखा। From the above diagram, it is clear that the valency of the element first increases from 1 to 4 बढ़ेगा and then decreases from 4 to 0 in a period from left to right। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है? वेरिएशन ऑफ वैलेंसी along, देखते ग्रुप में क्या होता है। करते स्टार्ट ग्रुप में। ओके, ग्रुप का लॉजिक देखते हैं ग्रुप में क्या होता है। अब ग्रुप का पहले अपने पूरा ग्रुप ही सब कुछ याद है, बराबर। पहला ग्रुप याद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पूरा याद है लाइन से। सबका एटम नंबर 1 3 11 19 इतना याद है तो भी बस हो गया, ट्रेंड समझ में आ जाता उतने में ही, बराबर। सबका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दिख रहा है तुमको सबको? अलग इलेक्ट्रॉन, नया शेल दिख रहा है। पहला फर्स्ट पेड में 1 ही शेल है, सेकंड पेड में 2 शेल, फिर 3 शेल, फिर 4 शेल आ गया, बराबर है। चेक करो हर बार आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो 1 देगा 7 लेगा, दे देगा, तो सबका वैलेंसी 1 रहेगा। सबके लास्ट शेल में 1 है, इधर अलग अलग था, इधर देखो लास्ट शेल में 1 था, 2 था, इधर तो सबके पास 1 1 है, तो सब लोग एक साथ 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, सबका वैलेंसी 1। समझा? इससे एक और पॉइंट कंक्लूड होता है कि एक ग्रुप में हमेशा वैलेंसी सेम रहता है हर एक एलिमेंट का। बोलो क्लियर? पढ़ो बाजू वाला क्या लिखा। ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप पोसेस सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ही सेम है तो वैलेंसी तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेंस इन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सिंपल है। समझा? बोलो। इसमें कल एक थोड़ा लेक्चर और लगेगा, इसमें 30 मिनट्स का लेक्चर कल और लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर? ठीक है।